हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड शो दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय दिस रिलेशन R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² ए टॉर्क। तो देखो, इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा जो लास्ट जो टॉपिक है उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। आपने जो लास्ट जो टॉपिक स्टडी किया था वो किया था आपने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो स्टूडेंट, ये टॉपिक जब आपने किया था ना, तो यहाँ पर आपने एक कंडक्टर लिया है। जो कंडक्टर आपने यहाँ पर जो लिया है, अब आपको पता ही है कि कंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब आपने इस कंडक्टर को आपने पोटेंशियल से कनेक्ट किया, जब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक, जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए हैं, है ना। ये डायरेक्शन है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जो कंडक्टर की जो लेंथ ली थी वो हमने L लिया था, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था कंडक्टर का वो ये लिया था, कैपिटल A। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी ना, यहाँ पर कंडक्टर में कितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की सेटअप हो रही थी कंडक्टर के अंदर, वो वैल्यू आ रही थी आपके पास अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आपने क्या किया था कि एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ L है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। जैसे ही आपने इस कंडक्टर को बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया, आपने क्या किया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसके एंड्स पॉइंट पर। जो कंडक्टर के एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ कंडक्टर में, तो वो आपने वैल्यू लिख ली है E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये आपने लिख दिया था। तो अब आपको पता ही है कि यहाँ पर जो कंडक्टर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने ले लिए हैं, N। ठीक है, हमने N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर की, जो यहाँ पर मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, टोटल नंबर आपने जब भी निकालना है तो आपने N नंबर ले लेना है और साथ में वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन आपने यहाँ पर एक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है, तो उसको या आपने A और L की फॉर्म में लिख देना है। तो ये वॉल्यूम ही आ गया आपके पास कंडक्टर का, क्योंकि आपको पता है ना कि वॉल्यूम कैसे लिखते हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर एक एरिया आ गया है, तो यहाँ पर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज़ें आ गई हैं, और ये L, तो ये आपके पास वॉल्यूम ही है एक तरह से कंडक्टर का। तो फिर आपने बता देना है कि कितना चार्ज है जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो उसको टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज की वैल्यू आपके पास आएगी वो Q आएगी, कैपिटल Q। तो यहाँ पर NaLe, ठीक है, E आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो E आप ले लेंगे। और आपको पता ही है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकाल देंगे आप। वेलोसिटी आपके पास होगी टोटल लेंथ, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंडक्टर का जो लेंथ है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करने में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ये L अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, L अपॉन VD, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाली है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो चार्ज की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे और टाइम की वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर L से L कैंसल आउट हो गया था। तो ये आपने लास्ट टॉपिक में आपने स्टडी किया है, इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक आपने स्टडी करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो करंट की ये वैल्यू आ जाएगी जब आप निकालोगे। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप एक साइड में रखेंगे,
और I अपॉन NEA इसको आप वन साइड ले लेंगे। अब आपको पता है करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को आप J से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, और तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी करंट डेंसिटी की वो आ जाएगी ये NEVD। तो ये आपने एक रिलेशन किया था, किस किस के बीच में किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये आपने रिलेशन फाइंड आउट किया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप कर रहे हैं वो भी आपने यही है, या तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे निकालेंगे आप, अभी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं करंट की वैल्यू लिख रही हूँ, जो कंडक्टर के अंदर जो रिजल्टिंग जो करंट की वैल्यू है कंडक्टर में वो आप लिख सकते हो। तो करंट की वैल्यू आपने इस टॉपिक में यहाँ निकाली है, तो इसी वैल्यू को मैं लिख रही हूँ जो आपने लास्ट टॉपिक में आपने किया है, NEAVD। ये आपके पास करंट की वैल्यू थी, कंडक्टर में आपने निकाली हुई है। तो अब आपको पता ही है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, और साथ में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपने एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली थी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने निकाला था ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो ये टॉपिक आपने स्टडी कर लिया है पूरा डिटेल में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो अब मैं वैल्यू लिख रही हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, EE टॉर्क अपॉन M। तो टाउ यहाँ पर क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, कि कितना टाइम लगेगा कोलिजन में जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू आपने निकाल ली थी। तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने लास्ट टॉपिक में निकाली कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के अंदर जब आप क्या करोगे, पोटेंशियल अप्लाई करोगे। जो कंडक्टर है, ठीक है, उसका पोटेंशियल V लिया था और लेंथ ऑफ कंडक्टर आपने कितना लिया था, L लिया था आपने कंडक्टर का लेंथ। तो ये आपने अभी किया है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर E की जगह मैं क्या लिखूंगी, V अपॉन L, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो ये करंट की वैल्यू है यहाँ पर। तो करंट की वैल्यू में मैं यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ। तो करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये NEAVD की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, EV टॉर्क ML। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो है NE² A टॉ अपॉन ML और V। आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पर ये V और I, आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपने किया है। तो V इज इक्वल टू RI। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है आपके पास, V अपॉन I। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो वैल्यू है आपके पास, मैं V अपॉन I इस साइड ले जा रही हूँ मैं। देखो ये आपके पास V अपॉन I मैं इस साइड लिख रही हूँ, ये I यहाँ चला जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आपकी इस साइड चली जाएगी। ML अपॉन NE² A टॉर्क, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं ना, V अपॉन I। ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये इस साइड ऐसे आपने इसको लिख देना है। और V अपॉन I इसको आप क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो। पता है आपको रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर,
ये आपके पास r है, तो r की वैल्यू आपके पास ये आ गई, फिर r की वैल्यू ये आ गई आपके पास ml अपॉन n e स्क्वेयर a टाउ। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस को आप फाइंड करना है कंडक्टर के अंदर। जो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो ये आपके पास आ गई ml n e स्क्वेयर a टॉर्क। तो ध्यान से देखेंगे, ये आपने करंट की वैल्यू निकाली थी, जो कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू थी वो आपके पास ये थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप लिखेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है, वो कितना होगा कंडक्टर के अंदर v अपॉन एल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह आपने वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये आपके पास v है और ये i है, तो आपको पता है v अपॉन i क्या होता है r। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ml n e स्क्वेयर a टॉर्क। तो अब आपने निकालेंगे, आप यहीं से निकालोगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है। फैक्टर्स यहाँ पर निकालेंगे आप, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। ठीक है, या तो ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू जो हमने निकाली वो ये आ गई है अब आपके पास ml अपॉन n e स्क्वेयर टाउ, और साथ में क्या था आपके पास a। ये वैल्यू आपके पास आ गई है ml अपॉन n e स्क्वेयर, ठीक है, टॉर्क और a। ये वैल्यू आपके पास आ गई थी रेजिस्टेंस की। अब देखो, बताओ मेरे को, जो रेजिस्टेंस था किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता था जब आपने किया था। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। एक फैक्टर आपके पास ये था, और सेकंड आपने किया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे ही आपने इन दोनों को आपने कंबाइन किया था तो यहाँ से आप ऐसे लिखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाते थे तो यहाँ पर रो लेते थे आप एल अपॉन ए। ये तो ये आपने पीछे रिलेशन आपने किया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो ये आपने वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसी वैल्यू को मैं थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके मैं लिख रही हूँ। आर में वन साइड ले रही हूँ, ठीक है, ये एम ले लूँगी एन ई स्क्वेयर, और साथ में टॉर्क की वैल्यू, और ये एल अपॉन ए। देखो यही वैल्यू आ गई ना आपकी, जो पीछे आपने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकाली थी ऐसे, और यहाँ पर भी आपके पास वही वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस की। तो देखो ये जो वैल्यू आई ना आपके पास, ये क्या है, तो फिर इसको और इसको दोनों को देखो, ये एल अपॉन ये आया आपके पास रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से रो की वैल्यू, ये है आपके पास एम एन ई स्क्वेयर टॉर्क। ये आपके पास आ गई रेजिस्टिविटी की वैल्यू, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से पूरा ये क्लियर हो रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या है, स्मॉल n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और सेकंड रिलैक्सेशन टाइम, कितना टाइम लगेगा कोलिजन को होने में, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टॉर्क भी आपको पता है क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे जो मास है, मास की वैल्यू स्मॉल m, मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही है, कांस्टेंट ही रहेंगे। कि मास आपको पता ही है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आप लेते हो ना मास ऑन इलेक्ट्रॉन। वैसे चार्ज ले लेते हो आप, हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो वैल्यूज़ क्या रहेंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी। लेकिन जो वैल्यूज़ एन और टॉर्क है, ये वैल्यूज़ क्या है, इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी होगी हमारी, वो कभी भी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, डायमेंशंस की, लेंथ और एरिया, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी।
नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि मटेरियल किस सब्सटेंस का बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस मेरे लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था और साथ में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, और साथ में कि जो मटेरियल है जो कंडक्टर जो मटेरियल है किसका बना हुआ है, उसका नेचर क्या है। तो यहाँ से पता लग गया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n और जो रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टिविटी होगी ना वो डिफरेंट मटेरियल की क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो ठीक है, ये लिख देंगे आप एक लाइन, सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and relaxation time tau for different material is different. तो therefore resistivity की वैल्यू जो होगी ना, डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। तो हर एक जो डिफरेंट जो मटेरियल होंगे उनकी वैल्यू डिफरेंट ही होगी। देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अभी आपने निकाला ये वैल्यू, और रेजिस्टेंस आपको पता है यहाँ से L और यहाँ से A, ये आपको पता है रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो जो रेजिस्टिविटी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आती थी, तो यहाँ से ये वैल्यू आई है रेजिस्टिविटी की, यहाँ से mne² और टॉर्क। तो ये रो की वैल्यू है। तो मास की वैल्यू आपको पता ही है, मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट ही रहेगी। ये आपको पता ही है कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता ही है। तो जो रेजिस्टिविटी होगी ना, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी आपकी नेचर कि जो मटेरियल का जो नेचर है वो कैसा है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी ये जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन जो टाइम की जो वैल्यू होगी डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी भी हर एक मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने इसको करना है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि रिलेशन अमंग करंट डेंसिटी। ठीक है, जो आपने नेक्स्ट जो रिलेशन करना है वो ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। और यही पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और या तो फिर डिराइव द रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा E, स्टेट ओम्स लॉ अब आपको पता ही है, एंड डिराइव द रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा E। ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, या तो ये ऐसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और रिलेशन अमंग J, सिग्मा एंड E। तो अब आपको पता ही है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू अब आपने लिख देनी है डायरेक्ट, याद रखेंगे इस वैल्यू को, NeAVD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी वैल्यू थी, E टाउ अपॉन m। तो यहाँ से आपने वैल्यू दोबारा पुट कर देनी है यहाँ पर, NeA E टाउ अपॉन m। तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी NE² AE टाउ अपॉन m। तो यहाँ से मैं करंट पर यूनिट एरिया लिख रही हूँ,
ए में इस साइड ला रही हूँ, इसको डिनोमिनेटर में ला रही हूँ ए को, तो क्या बच जाएगा मेरे पास एन ई स्क्वेयर ई टाउ अपॉन एम, ऐसे आ जाएगा। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज योर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, आपको पता है ना। तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और अभी आपने पीछे यहाँ पर एक वैल्यू आपने की थी ना, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, यही की है ना वैल्यू आपने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है, वी नो दैट, अभी लास्ट टॉपिक में आपने रजिस्टिविटी की वैल्यू निकाली, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये भी आपको पता है, ये रजिस्टिविटी की वैल्यू है। और मैं यहाँ पर भी इस वैल्यू को मैं पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो करंट डेंसिटी यहाँ पर मैं जे लिख दूंगी। अब ये आपके पास एम, तो ये 1 अपॉन रो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट है, 1 अपॉन रो आ जाएगा। और साथ में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे ही लिखना है आपने। और आपको ये भी पता है, वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो हमें पता है, तो सिग्मा आपको पता है कंडक्टिविटी है सब्सटेंस की। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ फिर जे की वैल्यू 1 अपॉन रो, ये आपके पास सिग्मा ई आ जाएगा। तो यही आपने रिलेशन प्रूफ करना था, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। और साथ में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी मैं इसको यहीं पर कर लेती हूँ कि अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालूँ ना यहाँ पर, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पर, करंट पर यूनिट एरिया और साथ में कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे भी आप लिख सकते हो। और करंट पर यूनिट एरिया आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक और रिलेशन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, ये वैल्यू है ना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको मैं करंट पर यूनिट एरिया लिख रही हूँ और साथ में आपके पास यहाँ एन ई वी डी और करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको करंट पर यूनिट एरिया को आप क्या लिख सकते हो, करंट डेंसिटी एन ई वी डी। तो ये आपने पीछे भी आपने ऐसे आपने करना है, एन ई वी डी। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। और साथ में आपने क्या करना है, यहीं तक कर लो इस रिलेशन को, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये आपने पीछे आपने ये वाला रिलेशन आपने किया ही है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये आपने किया है यहाँ पर, यहाँ से आपने किया है। और आगे इसको अगर और करना है तो जे की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा ई पुट कर सकते हैं, ठीक है। जे की जगह आप सिग्मा ई पुट कर दोगे तो उसके बाद वैसे भी आप कर सकते हो। तो इजी आपके पास यही रहेगा। और एग्ज़ाम में बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि करंट डेंसिटी, ठीक है, कि रिलेशन अमंग करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपने ऐसे इसको डिराइव करना है। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। पहले आपको जो लास्ट वाले जो टॉपिक हैं वो अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएंगे।